शर्मा में आपका रीजनिंग फैकल्टी सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार बैंकपुर पर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्ते, मेरा सलाम। दोस्तों आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। आपको दिवाली के मौके पर मैंने दे दी थी एक पजल, ठीक है ना, गिफ्ट में दे दी थी एक पजल। आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन बेटा, तो आप लोगों ने वो क्वेश्चन किया या नहीं किया? वीडियो को जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए यार सभी दोस्तों के साथ। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उस होमवर्क पजल के ऊपर, होमवर्क सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। वो थी हमारी स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट। आपको मैं एक और बात बता देता हूं, आप मेरे साथ ये सीटिंग अरेंजमेंट बना लीजिए। आपने पहले बनाई या नहीं बनाई मुझे नहीं आइडिया, अभी आप लोगों ने बना ली है तो लिख दीजिए डन हो गई थी सर, बन गई थी सर। और नहीं बनाई है तो मेरे साथ बना लीजिए, मैं गारंटी से कह रहा हूं सीटिंग अरेंजमेंट का सारा आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन से, मात्र एक क्वेश्चन से आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट बनाना अगर सीख सकते हैं तो क्यों ना बनाई जाए। तो चलिए दोस्तों शेयर कर दीजिए एक बार सेशन को, डिस्कस करते हैं स्क्वायर बेस्ड सीटिंग। स्क्वायर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट में एक पजल, एक सीटिंग अरेंजमेंट मैंने पहले डिस्कस की थी, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है बेटा, ठीक है डियर। तो यहां पे मैं आपसे डिफरेंट टाइप की जो सीटिंग अरेंजमेंट है डिस्कस कर रहा हूं, तो उसमें स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट डिस्कस कर रहा हूं। अभी मैंने सीटिंग अरेंजमेंट का सिर्फ एक सेशन लिया है दीपावली के मौके पर, फायर क्रैकर पजल के नाम से, पटाखों वाली पजल आप लोगों ने देखी होगी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जब मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था उस होमवर्क क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है नो डाउट, आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कॉपी पेन उठाएंगे जरा, मेरे साथ बनाएंगे जरा और सीखेंगे बहुत कुछ जरा जरा। बेटा यहां पे सीटिंग अरेंजमेंट जब भी आप बना रहे हो, कोई भी टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट है, स्क्वायर बेस्ड है, सर्कुलर बेस्ड है, लीनियर अरेंजमेंट है, किसी भी टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट है, तो सबसे पहली नीड होती है हमारे पास बेस डायग्राम, ब्लैंक स्ट्रक्चर की। दूसरा हमारा जो निर्णय होता है वो लेफ्ट राइट के डिसीजन पर होता है। जब आपके पर्सन बैठे हैं वो अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो जो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, आपका राइट उसका राइट, या लेफ्ट क्लॉकवाइज राइट एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो सभी बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो जो उनका लेफ्ट आपका राइट हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। जो आपका लेफ्ट होता है उनका राइट हो जाएगा, जो राइट होता है लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है वो राइट क्लॉकवाइज हो जाता है। स्टेटमेंट का मीनिंग, जो स्टेटमेंट आपको दी गई है ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। 2-3 स्टेटमेंट को आपस में जोड़ने के लिए कंजक्शन यूज की जाती है, एंड बट कोमा अगर यूज किया है तो पहले पर्सन के बारे में, हु मूव्स व्हिच यूज किया है तो प्रीवियस सेंटेंस ऑब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड एज सब्जेक्ट इन नेक्स्ट सेंटेंस, यानी दूसरे पर्सन के बारे में बात हो रही होती है। एक्चुअल अप्रोच इज द पैरेलल डायग्राम अप्रोच। कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम में इंप्लीमेंट करना है, पॉसिबिलिटीज को कंक्लूड करना है, और जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सारी एक साथ लेकर के चलेंगे, बिल्कुल ठीक है ना, एक भी केस नहीं छोड़ेंगे। मेरी नजर में हर उस इंसान को सीटिंग अरेंजमेंट बनाना आता है जो प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करते हुए, कंडीशन को समझते हुए, डायग्राम में इंप्लीमेंट करके सारी पॉसिबिलिटीज कंक्लूड कर ले और बना ले। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं यही आप लोगों को सिखाना चाहता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से। एक माइंड में अगर आप कर ले तो किसी भी टाइप की सीटिंग अरेंजमेंट से आप लोग भिड़ जाएंगे, चिंता बिल्कुल भी नहीं होगी आप लोगों को। तो जल्दी से हम देखते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट जब हम बना रहे हैं तो सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर, दूसरी चीज लेफ्ट राइट का डिसीजन। अगर वो अंदर की तरफ देख रहे हैं तो फेसिंग सेंटर होने पर लेफ्ट और राइट कैसे रहेगा? फेसिंग सेंटर होने पर जो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, जो आपका राइट उसका राइट। आप 2 एरो लगा लिया करो ऐसे, चाहे फेसिंग सेंटर हो चाहे फेसिंग आउटसाइड सेंटर हो, 2 एरो लगा लिया करो ऐसे, ठीक है ना। और फेसिंग सेंटर होने पर जो लेफ्ट वाला एरो है लेफ्ट को, और राइट वाला एरो राइट को रिप्रेजेंट करेगा। बाहर की तरफ होने पर, फेस बाहर की तरफ होने पर लेफ्ट वाला एरो राइट को और राइट वाला एरो लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना? वरना बेटा आप लोगों को लेफ्ट राइट का डिसीजन अगर लेना है तो सबसे बढ़िया है फेसिंग सेंटर होने पर। क्या होने पर? फेसिंग सेंटर होने पर। जब वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, फेसिंग सेंटर होने पर लेफ्ट विल बी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेफ्ट जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? फेसिंग सेंटर होने पर लेफ्ट क्लॉकवाइज होता है। फेसिंग सेंटर होने पर अगर लेफ्ट क्लॉकवाइज होता है तो राइट एंटी क्लॉकवाइज होता है। फेसिंग सेंटर होने पर लेफ्ट क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज कब होगा? जब फेसिंग सेंटर नहीं होगा। फेसिंग आउटसाइड होने पर लेफ्ट क्लॉकवाइज नहीं होगा, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो राइट क्लॉकवाइज हो जाएगा। एक बार इस पॉइंट को घुमाइए, अपने दिमाग में घुमाइए, फेसिंग सेंटर लेफ्ट क्लॉकवाइज, फेसिंग सेंटर लेफ्ट क्लॉकवाइज, फेसिंग सेंटर लेफ्ट क्लॉकवाइज, फेसिंग सेंटर लेफ्ट क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज,
और फेसिंग सेंटर होने पर लेफ्ट क्लॉकवाइज, तो फेसिंग आउटसाइड होने पर लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज और राइट क्लॉकवाइज। ऐसे एक बार दिमाग में इस पॉइंट को घुमाइए, आप लोगों का लेफ्ट राइट का डिसीजन परफेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगर आप लोगों का लेफ्ट राइट का डिसीजन अच्छा है, आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना खुद को बैठ बैठ के देखते रहोगे, मैं यहां पे बैठा हूं, मेरा लेफ्ट किधर है, मेरा राइट किधर है, समझे? फिर ले जाएगा वो चीजें टाइम, कर तो लोगे, टाइम ले जाएंगी वो चीजें। मैं नहीं चाहता आपका क्वेश्चन टाइम ले, ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये लिख के भी दे दिया है कि फेसिंग सेंटर होने पर, केंद्र की ओर मुख होने पर, जो लेफ्ट होता है वो क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त होता है, ठीक है ना? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बोली बात समझ में आ गई? होप सो आ गई होगी। दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एंड बट कोमा हु मूव्स विच यूज किया जाता है। स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए अगर एंड बट कोमा यूज किया जाता है तो प्रीवियस सेंटेंस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कहा ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है ना? हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो यहां पे अगर हु हुम हुज विच इनसे स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है तो हु किससे रिप्लेस किया जाएगा? बी से रिप्लेस किया जाएगा। बोलो बात समझ में आई? बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अगर यहां पे लिखा हो एंड, अगर यहां पे लिखा हो एंड, क्या लिखा हो बेटा? एंड लिखा हो। अगर एंड लिखा है, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए अगर एंड बट या कोमा से स्टेटमेंट को जोड़ा जा रहा है, एंड बट कोमा लिखा है, तो प्रीवियस सेंटेंस सब्जेक्ट यानी ए के बारे में बात होगी। ए से आपकी कंडीशन है ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सब्जेक्ट विल बी कंसिडर एज सब्जेक्ट इन नेक्स्ट सेंटेंस। तो स्टेटमेंट में आपको ध्यान रखना है, बाकी तो चलो आप लोग ध्यान तो रखते ही हैं इन बातों का। बेटा अगर आपने ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाया, आप सभी ने अगर ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाया, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वीडियो पॉज करके, आप वीडियो आगे बाद में देख लेना, वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है ना? आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, ठीक है ना? क्वेश्चन हिंदी में आपके सामने है, हिंदी में आपके सामने, इंग्लिश में दिखाया, हिंदी में जो प्रश्न करते हैं हिंदी में आपके सामने, दोनों में आपके सामने है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लेकर के चलते हो भाई करते टाइम, क्योंकि आरआरबी के पेपर में तो दोनों होती है आपके सामने, तो उस हिसाब से दोनों आपके सामने है। आपको आप जिसमें कंफर्टेबल हो, दोनों की आवश्यकता समझते हो तो दोनों को साथ लेकर के चले। क्वेश्चन बेहतरीन है बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को मिलता है ऐसे प्रश्नों से। तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न करने की कोशिश करें, जरा बनाने की कोशिश करें, बन जाए तो जल्दी से डन लिख दीजिएगा। जिनका बन गया था, आप लोगों को होमवर्क में दिया था, तो अभी लिख दो बेटा डन हो गया था, डन लिख दो कि हमने सर कर लिया था। आप अब समझा दीजिए ताकि हम देख लें कि हमारी अप्रोच आपकी अप्रोच मैच करती है या नहीं करती है इस प्रश्न में, वो जरूरी है, उससे हम सीखेंगे। आप लर्निंग मोड में हो, सीखना है। और अभी तक अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया, आप करना भी नहीं चाहते, तो मैं आप लोगों को पहले कह चुका हूं, एक प्रश्न मेरे साथ बना लो, उसके बाद बिड़ जाओगे। कैसी भी सीटिंग अरेंजमेंट से डर नहीं लगेगा आप लोगों को। कंडीशन बाय कंडीशन को पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। चीजें बेटा आसान होती हैं, बस करने के तरीके सही होने चाहिए। कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, वो मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहली नीड स्ट्रक्चर की, पहली लाइन में स्ट्रक्चर की बात हो रही होगी। देखो कह रहा है 8 पर्सन ऋषभ, तनय, विरक, निखिल, यश, जगत, हर्षा, लियान। अगर इनका पहला पहला लेटर लेकर के चले, RTVNYJHL आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। कहां बैठे हैं? सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, एक वर्गाकार मेज पर बैठे हैं, जिसमें से 4 जो बैठे हैं कॉर्नर पे बैठे हैं, और जो 4 बैठे हैं सिट एट द साइड ऑफ द टेबल, मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। 8 लोग बैठे हैं, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 मिडल ऑफ द साइड बैठे हैं। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन में कहा गया, उस बेसिस पे अगर आप स्ट्रक्चर बना ले, उस बेसिस पे अगर आप स्ट्रक्चर बना ले, तो आप क्या करोगे? एक स्क्वायर बनाओगे, ठीक है ना? 4 लोग कहां बैठे हैं आपके, स्क्वायर बना लिया आपने। 4 लोग जो बैठे हैं वो कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 जो बैठे हैं वो मिडल ऑफ द साइड बैठे हैं। 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 मिडल ऑफ द साइड बैठे हैं। अपने क्वेश्चन में ये कहा गया है 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 मिडल ऑफ द साइड बैठे हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन में ये कहा गया है 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 मिडल ऑफ द साइड बैठे हैं, 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल, ठीक है ना? यहां हमें स्ट्रक्चर मिल गया, लेकिन हम उनके लेफ्ट राइट का डिसीजन जो है उनकी फेसिंग के बेसिस पे लेते हैं। सारे अंदर देख रहे हैं तो लेफ्ट क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, सारे बाहर देख रहे हैं राइट क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन कहता है अमंग 8 पर्सन सम ऑफ देम फेसिंग सेंटर, कुछ अंदर की तरफ देख रहे हैं,
सम ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, कुछ केंद्र के विपरीत ओर देख रहे हैं, यानी बाहर की ओर देख रहे हैं। तो यहां पे हम इस प्रश्न में शुरू में सभी की फेसिंग नहीं बना पाएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन हो गया बेटा जिसमें हमें कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड करना होगा कि वो पर्सन अंदर देख रहा है, वो पर्सन आपका बाहर देख रहा है, उसका लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलाना है। ईच एंड एवरी पॉसिबल केस कंसीडर करना है, घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। ओके। और प्रॉब्लम आप लोगों को थोड़ी सी तब लगती है जब पर्सन तो ठीक है, खाली बिठाने हैं, तो कहता है ईच ऑफ देम इज बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर, एक ही साल के जो डिफरेंट मंथ है उनमें वो पैदा होते हैं। तो महीने आपको 8 महीने दे दिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर। कुछ बातें पर्सन के रिस्पेक्ट में होंगी, कुछ उनके जो मंथ दिए गए हैं उनके रिस्पेक्ट में होंगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन अगर आपने उठा लिया, पहली कंडीशन बच्चे, पहली कंडीशन में लिखा है तने सिट एट ए कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो बेटा ये बताओ कौन सी लंबी चौड़ी कंडीशन है? कोई लंबी चौड़ी कंडीशन नहीं है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, हर सेशन में बताता हूं कि सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, पेंटागन अरेंजमेंट, हेक्सागन अरेंजमेंट, पहला पर्सन एज्यूम किया जा सकता है। पहला पर्सन हम अपनी तरफ से लेके चलते हैं। तने को उसने कहा कॉर्नर पे बिठाना है, किसी भी एक कॉर्नर पे, जैसे मैंने तने को यहां पे बना लिया। फेसिंग नहीं बनाई है, अभी नहीं बनाई है, एज पर कंडीशन बनाते हुए चलेंगे। पहली कंडीशन क्लियर हो गई, तने को कॉर्नर पे बनाना था, टी लिख दिया मैंने। आगे कहता है तने के बारे में, तने सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ऋषभ। तने जो बैठा है ऋषभ के थर्ड राइट में बैठा है, इतना पढ़ चुके हैं आप। तने जो बैठा है, तने ऋषभ के थर्ड राइट में बैठा है, तो ऋषभ जहां भी बनाओगे उसके थर्ड राइट में तने होना चाहिए। बेटा ऋषभ या तो आप यहां पे बनाओगे या यहां पे बनाओगे। अगर यहां बनाओगे फेसिंग आउटवर्ड रखना पड़ेगा, राइट क्लॉकवाइज, यहां बनाओगे फेसिंग सेंटर रखना पड़ेगा, राइट एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा यहां पे ना तने की फेसिंग नहीं क्लियर हो पाएगी, ऋषभ की फेसिंग क्लियर होगी। और पॉसिबिलिटीज कितनी? पॉसिबिलिटीज हैं 2। बोलो बात समझ में आई? पॉसिबिलिटीज कितनी? पॉसिबिलिटीज हैं 2। 2 पॉसिबिलिटी है ना। तो हमने पहले क्या किया, 8 लोग बैठे हैं, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 मिडल ऑफ द साइड बैठे हैं। यहां पे फेसिंग हमें किसी की क्लियर नहीं है, तो आप जो बनाने वाले हैं, पहले आपने तने को बना लिया, ठीक है ना। और जो तने बैठा है वो ऋषभ के थर्ड राइट में बैठा है। अब ऋषभ अगर मैं यहां पे लूं बच्चे और उसका फेस बाहर की तरफ रखूं, फेसिंग सेंटर होने पर लेफ्ट क्लॉकवाइज राइट एंटी क्लॉकवाइज, फेसिंग आउटसाइड होने पर राइट क्लॉकवाइज लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। अगर इधर से देखोगे तो 5वां लेफ्ट है, लेकिन इधर से देखोगे तो 1 2 3 तीसरा राइट है, ठीक है। ऋषभ को अगर मैं यहां पे रख दूंगा और उसका अंदर की तरफ फेस कर दूंगा, फेसिंग सेंटर होने पर लेफ्ट क्लॉकवाइज होता है। लेफ्ट 1 2 3 4 5 है, राइट 1 2 3 है, थर्ड राइट में तने होना चाहिए। ऋषभ के थर्ड राइट में तने आ गया, ठीक है ना। इससे ऋषभ की फेसिंग क्लियर हुई, तने की फेसिंग क्लियर नहीं हुई। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट सभी को समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में? क्या कहा जा रहा है? कह रहा है देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन ऋषभ, देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन ऋषभ एंड द वन हु वाज बोर्न इन फरवरी। 8 पर्सन का केस है, 8 लोगों का केस है। वो कहता है देयर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। तो उस सिचुएशन में उन्हें आमने सामने ही बनाना पड़ता है, ठीक है ना। यहां पे आपको वो कह रहा है 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ऋषभ एंड फरवरी वाला पर्सन जो फरवरी में पैदा हुआ। तो ऋषभ हमारे पास है, अगर फरवरी वाला होता तो ऋषभ बनाने की कोशिश करते। तो ऋषभ हमारे पास है, उसे 3 पर्सन छोड़ के इधर से या इधर से, मैं पहले कह चुका हूं, सामने वाले पर्सन को आप बना दो फरवरी वाला पर्सन जो फरवरी में पैदा हुआ। इसमें भी इधर से या इधर से 3 पर्सन छोड़ के देखोगे तो यही पर्सन आ रहा है ना। तो फरवरी में जो पैदा हुआ पर्सन वो ऋषभ के बिल्कुल सामने बना दिया। बोलो बेटा बात समझ में आई? क्लियर हो रही हैं चीजें? आप भी ऐसे ही कर रहे होंगे जब आप लोगों ने क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा, अभी आप कर रहे हो तो समझ में आ रही होंगी आपको। ऐसे बिल्कुल आराम से आप क्वेश्चन लेकर के स्मूथली लेकर के चलें, हर कंडीशन को ध्यान से पढ़ें, समझे, फिर उसे बनाएं। बेटा 2 जगह छपता है, जब भी आप कंडीशन को पढ़ते हो 2 जगह छपती है, एक तो यहां और फिर वहां। पहले यहां छपेगी तभी तो वहां छपेगी, समझ गए ना आप। तो अपने पास अगली कंडीशन कह रहा है तने एंड द वन हु वाज बोर्न इन अगस्त आर इमीडिएट नेबर। तने
और जो पर्सन अगस्त में पैदा हुआ ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। क्या हमारे पास अगस्त वाला व्यक्ति है? नहीं, लेकिन तने तो है ना। तने से अगर मैं उसका पड़ोसी बना रहा हूं तो वो उधर वाला भी हो सकता है, इधर वाला भी, लेकिन उधर वाले को तो फरवरी डिक्लेयर कर दिया है, तो इधर वाले को हम अगस्त डिक्लेयर कर देते हैं, जो अगस्त में पैदा हुआ। तने और उसका पड़ोसी जो अगस्त में पैदा हुआ, तने और जो अगस्त में पैदा हुआ है व्यक्ति, वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो तने का पड़ोसी इधर तो फरवरी बना हुआ है, हमें उधर की तरफ बनाना पड़ेगा जो अगस्त में पैदा हुआ व्यक्ति है, और जो तने है वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो यहां पे हमने बना लिया अगस्त में पैदा होने वाला व्यक्ति। बोलो बेटा, बात क्लियर हो गई? ये दोनों इमीडिएट नेबर हैं किसके? ऋषभ के। किसके इमीडिएट नेबर हैं? ऋषभ के इमीडिएट नेबर हैं। और अगर एक व्यक्ति के दो पड़ोसी हैं तो उस व्यक्ति को उन दोनों के बीच में बिठाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? ऋषभ अगर अक्टूबर और अप्रैल में पैदा होने वाले व्यक्ति का पड़ोसी है तो ऋषभ को अक्टूबर और अप्रैल में पैदा होने वाले के बीच में बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे यह नहीं पता चल पाता है कि जो आपको अक्टूबर और अप्रैल बनाना है वो ऋषभ के लेफ्ट साइड में बनाना है या राइट साइड में बनाना है। तो वाइसे वर्सा ले लेंगे हम, वाइसे वर्सा ले लेंगे। एक डायग्राम में अप्रैल अक्टूबर, या तो आप अगर अलग अलग ले सकते हैं, एक डायग्राम में अप्रैल यहां अक्टूबर यहां, दूसरे डायग्राम में अक्टूबर यहां अप्रैल यहां, अगर अलग अलग ले लेंगे, ठीक है ना। आपके पास स्पेस है, आप लोग साफ सुथरा काम चाहते हो, तो जितना आप डिटेल में ब्रीफली साफ सुथरा बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन जितना आप साफ सुथरा करेंगे ना उतना ही आप सीखेंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऋषभ अप्रैल और अक्टूबर वाले का दोनों का पड़ोसी है, तो दोनों के बीच में आ गया। मैं एक ही डायग्राम में लेके चल रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, ठीक है ना डियर। आपको पहले इसकी कॉपी करनी पड़ेगी, एक डायग्राम में अप्रैल इधर अक्टूबर इधर, और दूसरे में अक्टूबर इधर अप्रैल इधर, फिर इसकी कॉपी करनी पड़ेगी, अप्रैल इधर अक्टूबर अक्टूबर इधर अप्रैल इधर। टोटल 4 केस बन जाएंगे अगर हम सारे केस अलग अलग दिखा रहे हैं तो। इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई ही होगी। तो यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया है, क्या कहा गया था समझ में आ गया। इसको हम ईच एंड एवरी पॉसिबल केस को लेकर के चल रहे हैं। आगे कहता है वन हु वाज बोर्न इन अगस्त इज सेकंड टू द राइट ऑफ निखिल। जो अगस्त में पैदा हुआ है वो निखिल के सेकंड राइट में है। चलो चेक करते हैं बच्चे। अगस्त वाला बंदा ये बैठा है, इधर से तो ये ऋषभ के राइट में आ रहा है, लेकिन निखिल के भी राइट में होना चाहिए, उस हिसाब से हमें निखिल को यहां पे रखना पड़ेगा। निखिल के सेकंड राइट में कब बनेगा? जब निखिल बाहर की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि बाहर की तरफ देख रहा होगा तो राइट क्लॉकवाइज होता है उसके सेकंड राइट में। देखो वो आपका पॉइंट कितना आपको हेल्प कर रहा है। फेसिंग सेंटर होने पर लेफ्ट क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज, फेसिंग आउटसाइड होने पर राइट क्लॉकवाइज और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉइंट मैं आपको पहले इसलिए कह चुका हूं कि घुमा लो इसको अपने दिमाग में, ताकि आपका लेफ्ट राइट का डिसीजन आपको दिक्कत दे ही ना। जो अगस्त वाला व्यक्ति है वो निखिल के सेकंड राइट में है, उधर तो ऋषभ है, निखिल यहां पे लेना पड़ेगा, अंदर की तरफ फेस करना पड़ेगा, फेसिंग सेंटर होने पर लेफ्ट क्लॉकवाइज, सेकंड राइट में उसके अगस्त आ जाएगा, राइट एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड राइट अगस्त। जो पर्सन अगस्त में पैदा हुआ व्यक्ति है वो होना चाहिए। गॉट इट? सो सिंपल तरीके से चल रहे हैं, दिक्कत बिल्कुल नहीं लग रही होगी। अगली कंडीशन में हम बढ़ते हैं तो क्या कहता है? अगली कंडीशन में कहता है, यहां तक हमने पढ़ लिया है, सिंपल तरीके से हम जा रहे हैं, कोई दिक्कत हमें आ नहीं रही है। अगली कंडीशन में कहता है लियान वाज बोर्न इन मई एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ तने। लियान मई में पैदा हुआ पहली बात तो, और तने के सेकंड राइट में है। चलो भाई बनाते हैं। देखो तने के सेकंड राइट में लियान और उसके साथ मई, इधर की तरफ तो अक्टूबर अप्रैल लिख दिया, उधर की तरफ बना सकते हैं सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन तने से इधर भी है उधर भी है, इधर की तरफ तो अक्टूबर अप्रैल लिख दिया, उधर की तरफ बना सकते हैं किसको? लियान को, और साथ में उसका जो मंथ है मई को लिखा जा सकता है। क्लियर हो गई ना बात? बेटा यहां पे इधर की तरफ राइट कब होता है? एंटी क्लॉकवाइज राइट कब होता है? जब बंदा अंदर की तरफ देख रहा है। अंदर की तरफ देखने पर लेफ्ट क्लॉकवाइज, राइट एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड राइट में होना चाहिए, बना दिया। तने के इधर की तरफ तो नहीं बना सकते क्योंकि उधर तो अक्टूबर अप्रैल लिखा है। सेकंड पोजीशन इधर से भी है इधर से भी है, उधर की तरफ तो नहीं बना सकते, लेकिन इधर की तरफ बना सकते हैं किसको? लियान को। और जो लियान है वो मई में पैदा होता है, तो मई आपने बना लिया। और इधर की तरफ सेकंड राइट कब होगा बच्चे? सेकंड राइट इधर की तरफ बच्चे कब होगा? जब वो बाहर की तरफ देखेगा। जब वो बाहर की तरफ देखेगा, राइट क्लॉकवाइज, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही ना? सेकंड राइट लियान और मई में बोर्न है। कंडीशन क्लियर? डन हो गई।
देखो कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है कि कौन सा पर्सन अंदर देखेगा, कौन सा पर्सन बाहर देखेगा, कहां बैठेगा, कहां नहीं बैठेगा, बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा, ये सारा कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलता है। घबराने की जरूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में, जब कुछ अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर देख रहे हैं, उस मुताबिक आपको सारी बातें भी बता रहा होगा, चिंता वाली बातें होती नहीं है, टेंशन नहीं लेने का होता। तो यहां तक आपने पढ़ लिया, लियान वाज बोर्न इन मई, सेकंड टू द राइट ऑफ तने। नेक्स्ट कंडीशन आती है, जगत सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लियान। जगत लियान के सेकंड लेफ्ट में है, लियान के सेकंड लेफ्ट में। लियान के सेकंड पोजीशन को इधर देखोगे तो ऑक्यूपाइड है, इधर की तरफ आप जगत को लिख सकते हैं। और इधर लेफ्ट तभी होता है जब वो बंदा बाहर की तरफ देख रहा है, जब वो बाहर की तरफ देख रहा है, राइट क्लॉकवाइज लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड लेफ्ट में लियान के जगत को बनाना था। लियान से सेकंड पोजीशन इधर तो ऑक्यूपाइड है, लियान से सेकंड पोजीशन इधर आप जगत लिख सकते हैं, ये वाली सेकंड पोजीशन खाली है। और सेकंड लेफ्ट आपका वो बंदा आना चाहिए फेसिंग सेंटर लेफ्ट क्लॉकवाइज, जगत आपने बना लिया। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। इसके अकॉर्डिंग लियान की फेसिंग क्लियर हो रही है बड़े आराम से। इतना अगर हमने पढ़ लिया, जगत से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लियान, यहां तक अगर आप क्वेश्चन को ले आए, उम्मीद करता हूं बड़े आराम से स्मूथली ले आए। एक कंडीशन और समझो, अगले वाली ध्यान से समझो। कहता है विरक सीट्स फोर्थ टू दी राइट ऑफ यश। जो विरक है और यश है वो एक दूसरे के सामने बनाना पड़ेगा, क्योंकि 8 पर्सन का केस है, 8 लोगों का केस है, फोर्थ लेफ्ट फोर्थ राइट आमने सामने वाला होगा। 6 पर्सन का और यश जो बिठाने हैं, क्योंकि वो यश के फोर्थ राइट में है, आमने सामने बिठाने यश के फोर्थ राइट में। देखो यहां पे तो जगत तन है, यहां पे लियान है, यहां पे ऋषभ और जो भी है निखिल है, यही जगह खाली है जहां पे आप किसे, जो हमारे पास था विरक और यश, विरक और यश आप बना सकते हैं। बात को समझिए जरा, विरक और यश आप बना सकते हैं आमने सामने। के फोर्थ राइट में विरक बनाना है, इसको साइड में लिख लेना होगा, क्योंकि उसके बेसिस पे इसकी फेसिंग हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक और बात, फेसिंग सेंटर रख लो तो भी फोर्थ लेफ्ट या फोर्थ राइट वही आने वाला है, फेसिंग आउटसाइड रख लो तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि यश की फेसिंग इस पॉइंट से क्लियर हो जाएगी कि यश के फोर्थ राइट में विरक है, तो इससे यश की फेसिंग फिर भी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि अंदर की तरफ देखोगे तब भी वही यहां पे आएगा, बाहर की तरफ देखता होगा तब भी वही आएगा। विरक के बारे में क्या कहा अगले पॉइंट में, कहता है विरक इज फेसिंग सेंटर। विरक कहां दिख रहा है, फेसिंग सेंटर है। जब विरक की फेसिंग क्लियर हो जाए, ठीक है ना, फेसिंग तो क्लियर है, पोजीशन क्लियर हो जाए, तो विरक को अंदर की तरफ देखते हुए बना दे। पर अभी भी यश की फेसिंग आप लोगों को पता नहीं चल पाएगी। आप ये काम अलग अलग डायग्राम में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर भी फायदा नहीं है, यश की फेसिंग तो फिर भी नहीं पता चल पाएगी। पोजीशन हाँ जरूर हम थोड़ा सा लेकर के चल सकते हैं, लेकिन वो तो आगे हमारे को क्लियर हो ही जाएगी। साफ सुथरा काम, पूरा साफ सुथरा काम हम करने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, विरक एंड यश आर नॉट फेसिंग ईच अदर। देखो ध्यान से समझो इस पॉइंट को, विरक और यश एक दूसरे को नहीं देख रहे। बात क्लियर हो रही है? देखो विरक आप यहां पे ले लो या वहां पे ले लो, देखो विरक आप यहां पे ले लो या यहां पे ले लो। अगर मैं उसको अंदर देखते हुए बनाऊंगा, जो कि बनाना पड़ेगा, तो इसको आप अंदर देखते हुए नहीं बनाएंगे, तो इसको कहां देखते हुए बनाएंगे, बाहर देखते हुए बनाएंगे। यानी यश का क्लियर हो गया, वो कहां देख रहा होगा, बाहर देख रहा होगा, क्योंकि अगर अंदर देखते हुए बना दिया तो ये तो दोनों एक दूसरे को देखने लगेंगे। और वो कह रहा है विरक एंड यश आर नॉट फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को देखते हुए हमें नहीं बनाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वन हु वाज बोर्न इन जुलाई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विरक। अब आ रही है यहां पे बात, आपको समझ में आएगी। आपको यहां पे देखो, यहां से हम शुरू हुए, विरक के पॉइंट उठा रहे हैं, इतना तो माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो भी जाते हैं कि विरक के बारे में क्या कहा गया। विरक यश के फोर्थ राइट में है, विरक अंदर की तरफ देख रहा है, विरक यश एक दूसरे को नहीं देख रहे। और वैसे भी ये हमने सारे के सारे पॉइंट बना भी लिए, लिख भी लिए। अब हमें विरक और यश की फेसिंग तो क्लियर है, पोजीशन क्लियर नहीं है। उसके लिए कहीं ना कहीं शायद ये पॉइंट आ रहा है कि जो विरक जहां भी बनाओगे ना, उसके लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे आपको जुलाई में पैदा होने वाला व्यक्ति बनाना है। विरक की फेसिंग क्लियर है, आपको अंदर की तरफ देख रहा है। अगर वो अंदर की तरफ देख रहा है, उसके थर्ड लेफ्ट में हमें जुलाई में पैदा होने वाला व्यक्ति बनाना है। फेसिंग सेंटर होने पर लेफ्ट किधर होता है, क्लॉकवाइज। तो विरक की हमें फेसिंग क्लियर है, अंदर की तरफ देख रहा है। उसके थर्ड लेफ्ट में हमें किसे बनाना है, जो जुलाई में पैदा हुआ। चलिए, अगर मैं विरक को यहां पे ले लूं, सपोज यहां ले लूं, अंदर की तरफ देख रहा है, लेफ्ट क्लॉकवाइज, उसके थर्ड लेफ्ट में आप जुलाई बना ही नहीं पाओगे।
तो अगर नहीं बना पाएंगे तो बेटा काट दो ना यहां पे, फिर विरक क्यों लिखा है? क्योंकि अगर यहां लिखा है अंदर की तरफ वो देख रहा है, उसके थर्ड लेफ्ट में जुलाई बनाना है, बन नहीं पाएगा। फिर क्लियर हो जाता है कि विरक तो फिर यहीं आएगा, अंदर की तरफ देख रहा है, फेसिंग सेंटर है, लेफ्ट क्लॉकवाइज है, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में जुलाई आपको लिखना है। इजीली बना लिया, बन भी गया। यहां से नहीं बन रहा, वहां से बन रहा है, तो वहां विरक कंफर्म, यहां यश कंफर्म, तो यहां से यश काटो जरा। वहां अगर विरक कंफर्म तो यहां पे सामने यश कंफर्म। विरक अंदर देख रहा है, यश बाहर देख रहा है, ये हम पहले से ही समझ चुके हैं, बना चुके हैं। देखो बिल्कुल उसी तरीके से कर रहा हूं जैसा आप लोगों को कॉपी पेन लेकर के करना पड़ता, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं मिटा रहा, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा कटिंग है, अच्छे साफ सुथरे ढंग से है, पर इसमें आ जाइए। विरक के थर्ड लेफ्ट में जुलाई बनाना है। विरक अगर बेटा यहां पे बनाओगे, विरक अगर यहां बनाओगे, अंदर की तरफ देख रहा है, लेफ्ट विल बी क्लॉकवाइज, मई आएगा, जुलाई नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ गई? तो क्लियर हो रहा है, यहां तो बन नहीं पाएगा विरक, विरक तो बन रहा है, उसके थर्ड लेफ्ट में जुलाई नहीं बन पाएगा। फिर विरक अगर हमने यहां पे लिया, फेसिंग सेंटर है, लेफ्ट क्लॉकवाइज होगा, उसके थर्ड हाँ बेटा बीच में थोड़ा सा साउंड इशू हो गया, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि आप लोगों का थोड़ा बहुत अगर साउंड इशू भी था, भावनाएं आप लोगों ने समझ ली होंगी मेरे इशारों से, मेरी ये जो स्टेटमेंट पढ़ने का तरीका, लिखने का, बनाने का, उनसे आप लोगों ने इशारों इशारों में जो पिछले 1-2 मिनट से हमारी साउंड गई हुई थी, आप लोगों ने बातों को समझ लिया, ठीक है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है, साउंड वापस आ गई है, कई बार नहीं ध्यान रहता, ठीक है ना। तो बेटा क्या कह रहा है, अपोजिट, यहां पे कहां था, हाँ बेटा यहां थे, इमीडिएट नेबर ऑफ ऋषभ आर फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट टू यश, ठीक है ना। तो ये जो ऋषभ के दोनों पड़ोसी हैं, यश के विपरीत दिशा में देख रहा है। यश अगर अंदर देखेगा, ऋषभ के दोनों पड़ोसी बाहर देखेंगे। यश अगर बाहर देखेगा, ऋषभ के दोनों पड़ोसी अंदर देखेंगे। यश तो बाहर देख रहा है, तो हमें पता है, तो ऋषभ के दोनों पड़ोसी कहां देखेंगे, अंदर देखेंगे। ये बात हमें क्लियर हो गई, अच्छे से क्लियर हो गई। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में कहा, कहता है ऋषभ वाज बोर्न इन वन ऑफ द मंथ बिफोर द मंथ इन विच विरक वाज बोर्न। देखो बेटा उसने क्या कहा, ऋषभ जो पैदा होता है, जो विरक पैदा होता है, उससे पहले किसी एक महीने पे पैदा होता है। अगर मैं बेटा यहां पे मंथ की बात करूं, मई, फरवरी, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, अप्रैल, इन्हीं दोनों के महीने जो बचे हैं वो हमें बनाने हैं। और इनके साथ हम कौन कौन से महीने दे सकते हैं, महीनों की लिस्ट में से अगर हमारे पास देखें, जनवरी नहीं बना, फरवरी बना, मार्च नहीं बना, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर सब बन चुका है, सिर्फ जनवरी और मार्च बचता है जो हमें बनाना है। अगर जनवरी और मार्च बचता है तो हमें क्या करना है, अगर मैं जनवरी इसे, मार्च इसे दे दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने कहा ऋषभ जो पैदा होता है, विरक
से 1 महीने पहले वाले किसी महीने में पैदा होता है। ऋषभ जो पैदा होता है किसी पहले महीने में, अगर इसको जनवरी दे दिया इसको मार्च, तो फिर मार्च तो बाद में हो जाएगा ना। तो क्लियर हो गया कि हमें विरक को मार्च देना पड़ेगा, जनवरी देना पड़ेगा ऋषभ को, ठीक है ना। अगर इसको जनवरी और इसको मार्च दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, कंडीशन आपकी बैठ नहीं पाएगी। बचे हुए प्लेस में बचा हुआ मेंबर आ जाएगा आपके पास जो मेंबर थे, ठीक है ना, RTVNYJHL, हर्षा बच गई बेटा, हर्षा बच गई है, हर्षा को हमने लिख दिया यहां पे। बोलिए बात समझ में आई? आई थिंक सो बात क्लियर हो गई होगी भाई। कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं क्लियर कर रही कि जो जगत है उसका मंथ क्या है, हर्षा का मंथ क्या है। फेसिंग सबकी बन गई है, ये अंदर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, ये अंदर देख रहा है, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये बाहर, ये अंदर, फेसिंग सबकी बन गई। सारे पर्सन बैठ गए बिल्कुल अपने परफेक्ट प्लेस पे। अब इनके लिए अगर हमारा ऑप्शन होगा ना, वो ऑप्शन भी आइदर और वाला या कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। सपोज वो पूछ ले हर्षा किस मंथ में बोर्न हुई, तो हमारा आंसर होगा आइदर अक्टूबर अप्रैल या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है ना। अक्टूबर नहीं लगाना, अप्रैल नहीं लगाना, अलग अलग दे रखा तो वो नहीं लगाना। तो बेटा ये हमारा सॉल्यूशन है, एक बार मैच कर लेना, ठीक है ना। अगर ऐसा ही बना है तो बिल्कुल सेम बना है, सही बना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो क्वेश्चन का तरीका अप्रोच है, और देखो आपको ज्यादा केस नहीं बनाने पड़े इसमें, तो आपका 2 ही डायग्राम में काम हो गया। मैं एक बात आपको पहले भी बता चुका हूं, देखो क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, वो क्वेश्चन का साइज देख करके नहीं, क्वेश्चन के अंदर जो आपके केसेस बनते हैं, ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं, उसको लेकर के होते हैं। अब 2 केस बन रहे, 2 तो कोई ज्यादा नहीं है, कम से कम 2 केस वाला तो क्वेश्चन आता ही है। आपके पास प्री भी होगा ना, तो कम से कम 2 केस बना करके ही फाइनल सॉल्यूशन तक आप पहुंचोगे। 3, 4, 5, अगर 5 से ज्यादा बन रहे हैं तो वो मेंस लेवल तक का क्वेश्चन पहुंच जाता है। 3, 4 तक के भी हमारे पास पॉसिबल केस वाले क्वेश्चन जो है प्री में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की किसकी होगी, ठीक है, आप लोग जानते ही है, और नेक्स्ट सेशन आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। तो आज के सेशन में आपने जो सीखा समझा, अगर इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा ट्राई करना चाहते हैं, दोबारा से जरूर ट्राई कर लीजिएगा। सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन आपके सामने, क्वेश्चन पूरा इंग्लिश में आपके सामने है, पूरा क्वेश्चन हिंदी में आपके सामने है, ठीक है ना, और पूरा क्वेश्चन दोनों में आपके सामने है। वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा अगर आप क्वेश्चन को करना चाहते हैं जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग डन लिख दीजिएगा अगर आपका डन हो जाए। जितने भी लोगों का डन हो गया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए अपने परिवार बैंकपुर परिवार, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। थैंक यू सो मच।